आम्रपाली के मिलने से मना करने के बाद सम्राट बुरी तरह से टूट चुके थे। वो निराश होकर अपनी कुटिया में पहुंच गए थे। अंतेनाग काफी देर से वहीं बैठा उनका इंतजार कर रहा था। सम्राट को हताश खड़े देख अंतेनाग ने सम्राट से पूछा, क्या हुआ सम्राट, आम्रपाली से आपकी बात हो पाई? क्या कहा उन्होंने? तो सम्राट ने धीमी आवाज में कहा, आम्रपाली ने हमसे मिलने के लिए मना कर दिया। ये सुनते ही अंतेनाग को विश्वास नहीं हो रहा था कि आम्रपाली आखिर ऐसा क्यों करेंगी। कुछ सम्राट की मनोअवस्था समझ क्यों नहीं रही है। तभी सम्राट अपने आप को संभालते हुए कहते हैं, हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं अंतेनाग, और इसमें विजय भी हो सकते हैं, लेकिन जब आपका प्रेम ही आपको समझने से इनकार कर दे तो चट्टान सा ताकतवर इंसान भी धराशायी हो जाता है। हम तो सिर्फ उनकी मदद करना चाह रहे थे, क्या हमें इतना भी हक नहीं है अंतेनाग? अंतेनाग भी सम्राट की बातें सुनकर भावुक हो गए। उसने सांत्वना भरे भाव से कहा, अवश्य आपको पूरा हक है सम्राट, पर आप हताश मत होइए। जरूर उन्हें कोई गलत फहमी हुई है जिसकी वजह से वो ऐसा बर्ताव कर रही हैं, वरना आपने ऐसा कभी कोई कार्य ही नहीं किया जिससे आम्रपाली को ठेस पहुंचे। सम्राट को अब भी निशब्द देख अंतेनाग ने आगे कहा, प्रेम में ऐसा भी समय आता है जब इंसान को धैर्य और साहस की परीक्षा देनी पड़ती है। शायद ये वही समय है सम्राट। अंतेनाग की बातें सुनने के बाद सम्राट ने गंभीर होकर हाँ में सिर हिला दिया और कहा, हाँ अंतेनाग, हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखकर आगे की योजना बनानी होगी। समय बहुत कम है। आम्रपाली ने हमसे मिलने से मना कर दिया है और लगता है महारानी को उस धमकी भरे पत्र का कोई असर नहीं पड़ रहा। अब एक ही तरीका बचा है। तो अंतेनाग ने घबराते हुए कहा, सम्राट आप फिर से युद्ध के बारे में तो नहीं सोच रहे ना? तो सम्राट ने सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं अंतेनाग, हमारे समक्ष जो रास्ता बचा है वो ये है कि हम अवध के राजा को आम्रपाली के पास जाने से पहले ही अगवा करके उन्हें रोक लें। तभी आम्रपाली इस दायित्व निर्वहन से बच पाएंगी। हम राजा को अपनी सच्चाई बताकर उन्हें कुछ दिनों तक हमारा साथ देने के लिए कहेंगे, ताकि बाकी लोगों में भी आम्रपाली से भेंट करने से पहले डर पैदा हो जाए। सम्राट का ये उपाय सुनकर अंतेनाग ने तुरंत पास में रखी म्यान उठा ली और उसे अपनी कमर पर लगाकर कहा, कब निकलना है सम्राट? हम तैयार हैं। सम्राट ने हल्की सी मुस्कान दी और वो दोनों मिलकर आगे की योजना बनाने लगे। शाम का वक्त करीब आ चुका था। आम्रपाली पूरा श्रृंगार करके किसी अप्सरा की तरह अपने कक्ष में सरना और सोम के साथ शीशे के सामने बैठी थी। उसकी सुंदरता देखकर कोई भी इंसान अपना सुध बुध खो बैठता। फिर उसके चेहरे पर सिर्फ दुख और बेचैनी के भाव नजर आ रहे थे, क्योंकि अवध के राजा से उनकी भेंट का समय करीब आता जा रहा था। उसे इस हालत में देखकर सोम मन में सोच रहा था, आम्रपाली ये साजो श्रृंगार, ये महल, ये सजावट, राजकोष में रखा सारा धन, इन सब का आपके आगे कोई मोल नहीं। आप सिर्फ तन से ही नहीं, हृदय से भी बहुत सुंदर हैं। आप दुनिया भर की खुशियों की हकदार हैं। आप जैसे व्यक्ति के चेहरे पर ऐसी बेचैनी और मायूसी देखकर हमारा हृदय पसीज जाता है। कभी कभी लगता है कि सच में संसार में धन, संपत्ति और ताकत का होना बहुत आवश्यक है। हमारे पास ये सब होता तो हम दिल खोल कर आपके समक्ष अपने प्रेम का प्रस्ताव रखते, और दुनिया के किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती कि वो आपको तकलीफ पहुंचाने की सोच भी सके। आज की परिस्थिति जैसी है, उस हालत में तो हम महाराज पर दबाव बनाकर इस नगरवधु प्रथा को ही खत्म कर देने की कोशिश करते, ताकि आम्रपाली की तरह किसी भी स्त्री को उसकी अनुमति के बिना कोई भी पर पुरुष छू न सके। फिर सोम की तंद्रा अचानक से टूट जाती है जब आम्रपाली सोम से चिंता भरे स्वर में पूछती है, सोम ये कुसुम अभी तक आई क्यों नहीं? उसने तो कहा था कि शाम होते ही वो हमारे कक्ष में आ जाएगी। कहीं उसने अपना मन तो नहीं बदल लिया? इससे पहले कि सोम कुछ कहता, कक्ष के दरवाजे पर एक सैनिक आकर खड़ा हुआ और कहता है, क्षमा कीजिएगा आम्रपाली जी, हम ये बताने आए हैं कि अवध के राजा बस कुछ ही देर में आपसे मिलने आने वाले हैं। ये कहकर सैनिक तो वहां से चला गया, लेकिन आम्रपाली तुरंत उठकर खड़ी हो गई और पूरे कक्ष में तेजी से चहलकदमी करने लगी। सोम ने तुरंत जाकर कक्ष का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। आम्रपाली को ऐसे घबराते हुए चलते देख सरना ने आम्रपाली की दोनों बाहें थामते हुए कहा, शांत हो जाइए आम्रपाली जी, कुसुम आती ही होगी, घबराइए मत, हम अभी उसे लेकर आते हैं। ये कहकर जैसे ही सरना कक्ष के दरवाजे की ओर मुड़ी, आम्रपाली ने कसकर पीछे से उसका हाथ थाम लिया और कहा, रुक जाओ सरना, तुम कहीं मत जाओ, हमें अभी तुम्हारी आवश्यकता है। कुसुम आएगी या नहीं हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अवध के राजा जरूर कुछ ही देर में यहाँ अपने सैनिकों के साथ आ जाएंगे।
तुम्हारा यहाँ होना जरूरी है सरना। आम्रपाली जब ये कह रही थी तो उसके दिमाग में उस रात का दृश्य चल रहा था जब विक्रम देव उससे मिलने आए थे। सरना ने सोच में डूबी हुई आम्रपाली का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे आम्रपाली जी, और ना ही आपकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति को आपके पास आने देंगे। ये कहते हुए सरना आम्रपाली और द्वार के बीच में आकर अपनी म्यान पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। फिर आम्रपाली की नजर दीवार पर टंगी उस तलवार पर गई जिसका इस्तेमाल उसने विक्रम देव से अपने आप को बचाने के लिए किया था। कक्ष में अब काफी तनाव भरा माहौल बन चुका था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अगर अवध के राजा वहां पहुंच गए तो वहां कैसी परिस्थिति उत्पन्न होगी। उधर श्रीमालू महामंत्री सुमेर के साथ राजमहल और नीलपत महल के बीचों बीच ऐसी जगह पर छिपकर खड़ी थी जहां उसे कोई ना देख सके और वो राजमहल के द्वार पर नजर रख सके। सुमेर ने कुछ देर तक अपने दाएं बाएं देखा और फिर श्रीमालू को असमंजस्य में देखते हुए पूछा, श्रीमालू आपको तो अभी तक आम्रपाली के साथ उसके कक्ष में होना चाहिए, आप यहाँ खड़ी होकर क्यों ताकाझाकी कर रही हैं? क्या ये भी आपकी योजना का ही कोई हिस्सा है? अगर ऐसा है तो अभी इस योजना को बदलो। किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो ये योजना को दंड में बदलते देर नहीं लगेगी। श्रीमालू की नजर बाज की तरह अभी भी राजमहल के कक्ष पर टिकी थी। उसने टेढ़ी मुस्कान देते हुए कहा, दबाव? सुमेर जी, दबाव? आम्रपाली के मन में पहले डर तो बैठने दीजिए कि अगर हम नहीं रहे तो उस पर कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। तभी उसे हमारी मदद का अंदाजा होगा और इसी तरह से हम उसका भरोसा जीत पाएंगे। सुमेर श्रीमालू की बुद्धिमत्ता को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने श्रीमालू को प्रशंसा भरे भाव से देखते हुए कहा, मानना पड़ेगा श्रीमालू, ऐसे ही आप इतने सालों से वैशाली की नगरवधू नहीं थी। हमें आपके साथ इस कार्य को अंजाम देकर बहुत प्रसन्नता हो रही है और बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। श्रीमालू ने कुटिलता भरी मुस्कान के साथ महामंत्री सुमेर को देखा और मन में कहा, जल्दी सीख लीजिए सुमेर जी, क्योंकि जल्द ही आम्रपाली का खेल भी खत्म हो जाएगा। ये कहते हुए श्रीमालू वापस पूरा ध्यान लगाकर राजमहल के मुख्य द्वार की ओर देखने लगी। उधर वैशाली के महल परिसर की तरफ आने वाले नगर के रास्ते के मोड़ पर सम्राट और अंतेनाग अवध के राजा का इंतजार कर रहे थे, चेहरे पर नकाब लगाकर। काफी देर से घात लगाए बैठे हुए थे वो लोग। लगभग सूर्यास्त हो चुका था। वहाँ रास्ते पे जगह जगह नगर के और कुछ लोग इंतजार भी कर रहे थे, ये देखने के लिए कि आम्रपाली से इस बार सबसे पहले भेंट करने वाला वो भाग्यशाली पुरुष कौन है। कुछ देर और इंतजार करने के बाद सम्राट परेशान होकर अपनी मुट्ठी खींचते हुए आगे पीछे चलने लगे। फिर उन्होंने अचानक से सोचते हुए कहा, अंतेनाग, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सूर्यास्त हो चुका है, अब वो कब आएंगे? कुछ तो गड़बड़ है। आम्रपाली से अगर कोई मिलना चाहेगा तो वो बहुत देर पहले ही आ जाएगा, इतनी देर तो नहीं लगाएगा। ये कहकर सम्राट के दिमाग में कुछ आया और वो अचानक से रुक गए और अंतेनाग से कहते हैं, सुनो, महल परिसर के द्वार पर खड़े सैनिकों में से किसी एक से सीधे जाकर ये सवाल करना कि अब ये द्वार कल सुबह तक नहीं खुलेगा ना? अंतेनाग ने सीधे जाकर ऐसे ही किया जैसा सम्राट ने कहा था, और उस सैनिक का जवाब जब ना में मिला तब अंतेनाग समझ गया कि सम्राट सैनिकों से क्या उगलवाना चाहते थे। अंतेनाग दौड़कर सम्राट के पास आया और सैनिक का जवाब बताया। सम्राट ने तुरंत पास खड़े एक बड़े से पत्थर को उठाया और क्रोधित होकर इतनी जोर से जमीन पर पटका कि वो पत्थर टूटकर चूर चूर हो गया। आगे दूर दूर रास्ते में खड़े लोग भी नकाब में खड़े सम्राट और अंतेनाग को देखने लगे। सम्राट ने आंखों में क्रोध की ज्वाला लिए हुए कहा, इसका मतलब अवध के राजा बहुत पहले से ही महल परिसर के अंदर मौजूद हैं। तब से राज्य में सैनिक जानबूझकर झूठ कहकर सबको गुमराह कर रहे थे कि अवध के राजा भी आने वाले हैं, ताकि महल के द्वार पर लोगों की भीड़ इकट्ठा ना रहे। हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? आम जनता की तरह हम बेवकूफ कैसे बन सकते हैं? ये कहकर सम्राट दहाड़ते हुए आसमान की ओर देखने लगे। दूर खड़े लोग सम्राट को डर की भावना से देख रहे थे। इधर महल परिसर के अंदर श्रीमालू राजमहल के मुख्य द्वार की ओर देख रही थी कि तभी उसमें से अवध के राजा पूरी तरह से सज धज कर अपने अंग रक्षकों और कुछ दासियों के साथ बाहर निकले। अवध के राजा के राजमहल से निकलने से पूर्व महाराजा ने उनके सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। 56 व्यंजन, मनोरंजन के लिए नृत्य कला में निपुण स्त्रियों का बेहतरीन नृत्य प्रदर्शन इत्यादि हर तरह की सुविधाओं का आयोजन किया गया था। अवध के राजा आम्रपाली से मिलने के लिए इतने उत्सुक थे कि वो शाम की बजाय सवेरे से ही महल में पहुंच गए थे।
किसी को ये बात पता ना चले ताकि बाहर भीड़ न जमा हो। इसलिए सैनिकों को कड़े आदेश दिए गए थे कि कोई भी अवध के राजा के बारे में पूछे तो कह देना कि अभी वो आने वाले हैं। इसी वजह से सम्राट और अंतेनाग को भी धोखा हो गया। इधर अवध के राजा काफी बेचैन थे आम्रपाली से मिलने के लिए। उनकी उत्तेजना साफ साफ उनके चेहरे पर नजर आ रही थी। वो नीलपद महल की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, मानो उन्हें आम्रपाली से भेंट करने से खुद को रोका ही नहीं जा रहा था। सुमेर और श्रीमालू ने तुरंत एक दूसरे को देखा और दोनों के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। उधर आम्रपाली के कक्ष में अभी भी बहुत ही तनाव भरा माहौल था। सरना और सोम सब अलग अलग अटकलें लगा रहे थे कि अगर अवध के राजा वहां पर आ गए तो वहां क्या क्या हो सकता है। सोम और सरना सोच रहे थे कि कैसे वो आम्रपाली को बचा सकते हैं, और वो ये तक सोच रहे थे कि राजा को आम्रपाली से ना मिलने के लिए कैसे समझाया जा सकता है। तभी आम्रपाली के नीलपद महल के मुख्य सैनिक ने आकर आम्रपाली से कहा कि अवध के राजा राजमहल से निकलकर नीलपद महल की ओर बढ़ चुके हैं। ये कहकर सैनिक वहां से चला गया। सोम ने कक्ष का दरवाजा फिर से बंद कर दिया। आम्रपाली ने तुरंत सरना और सोम से घबराते हुए कहा, हमें नहीं लगता कुसुम अब आएगी। तो सोम ने कहा, कुसुम को अगर आना ही नहीं था तो कल उसने यहाँ आकर आपको इतनी उम्मीदें क्यों दी? इसमें उसका क्या फायदा होगा? आम्रपाली ने उसके बारे में सोचते हुए कहा, नहीं सोम, हमें नहीं लगता कि वो यहाँ अपने फायदे के लिए आई थी। वो सच में हमारी मदद करना चाहती थी। फिर अभी ये सब बात करने का समय नहीं है। ये सोचना होगा कि अब हमें आगे क्या करना है। सोम ने खिड़की से नीचे झांक कर देखा और कहा, आम्रपाली, हमें लगता है आपको अभी इसी समय हमारे साथ भाग निकलना चाहिए। गुफा में आप सुरक्षित रहेंगी, जैसा आपने कल कहा था। हमें समझ आ गया कि भागना इसका समाधान नहीं है, पर जब तक हमें कोई समाधान नहीं मिलता हम आपके लिए थोड़ा समय तो बना सकते हैं ना। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि आम्रपाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर सोम की बातें तो उसे सही लग रही थी। आम्रपाली ने एक बार खिड़की से नीचे देखा और जैसे ही वो सोम को कहने वाली थी, अचानक से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। उस आवाज ने आम्रपाली की जान ही ले ली थी। तीनों गौर से दरवाजे की ओर देख रहे थे। आम्रपाली कभी खिड़की की ओर देख रही थी तो कभी दरवाजे की ओर। वो निर्णय नहीं ले पा रही थी। जैसे जैसे बाहर से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज तेज होती जा रही थी, वैसे वैसे तीनों की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई दरवाजे पर डांका डालने आया हो। आम्रपाली को अब वो आवाज इतनी खौफनाक लग रही थी कि उसके पैर कांपने लगे थे। उसने कसकर अपने कान बंद कर लिए, फिर भी उसे खटखटाने की आवाज सुनाई दे रही थी। सिर्फ उस आवाज को रोकने के लिए आम्रपाली सीधे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। सोम और सरना दोनों ने आम्रपाली को रोकने की कोशिश की, फिर तब तक आम्रपाली ने दरवाजा खोल दिया था। अपनी आंखें बंद कर सिर झुकाए दरवाजे के आगे वो खड़ी हो गई थी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। अब क्या करेगी आम्रपाली? क्या वो अपना दायित्व निभाने पर मजबूर हो जाएगी या फिर वहां निकल आएंगी तलवारें? श्रीमालू उस वक्त कहाँ थी और वो क्या करना चाहती थी? अब क्या करेंगे सम्राट आम्रपाली को बचाने के लिए? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए।